इसके अलावा हमारे साथ आज की इस विशेष चर्चा पर जुड़ चुकी हैं हमारी विशेष मेहमान वीएल अंबाला जी। मैम, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, जो अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो हर्ष के पास सीधे चलते हैं मैम। पहले जरा हर्ष से समझ लेते हैं कि आज कौन कौन से आईपीओज के बारे में बातचीत करने वाले हैं और उस पर फिर आपकी रिकमेंडेशन हम जानेंगे। हर्ष, बताइए शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? तो देखिए, बेसिकली आज दो कंपनियों की लिस्टिंग, दो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है और निवेशक जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि डिस्काउंट पे होती हुई देखिए। और इसके अलावा दो बड़े आईपीओ पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जिन कम आईपीओ की लिस्टिंग हुई है वो आंकड़े आपको दिखाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले BMW वेंचर्स लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए इशू प्राइस 97 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव था यहाँ पर। NSE पर लिस्टिंग 78 पे हुई, यानी कि 21% डाउन यहाँ पर। और BSE भी बात की जाए तो 80 रुपये पर हुई है लिस्टिंग, यानी कि 20% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में निवेशक परेशान है। ये पहला आईपीओ हो गया। मैम, माहौल जिस तरीके से बाजार का है, लिस्टिंग उस तरीके से अच्छी देखने को मिल नहीं रही है। आप इस लिस्टिंग के बाद क्या करें? मतलब 20% डिस्काउंट तो बड़ा नुकसान हो गया लोगों का। अभी क्या वेट करें या फिर एक बार के लिए जो नुकसान हो रहा है उसके साथ निकलने बाहर? फिलहाल के लिए जो स्टॉक आपको लिस्टिंग डे पर ही एट पार भी नहीं है, डिस्काउंटेड है। इन माय ओपिनियन ये 20% की रिकवरी है। आपको दूसरे कुछ अच्छे वैल्यू बैंक स्टॉक्स अगर करेंगे तो उसमें इजीली हो जाएगी कॉन्फिडेंस के साथ। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग है। आप कुछ अच्छा स्टॉक्स ढूंढ लीजिए जहां पर आपको एक वैल्यू मिल सके, स्विंग छोटे हो, आपके स्टॉप लॉस डिफाइंड हो और आपको वहां पर ये रिकवरी मिल सकती है। तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में, आई ऑल्सो डू इन्वेस्ट इन सम स्विंग ट्रेडिंग्स एंड ऑल। ये 20-15% का बुक करने में दिक्कत होती है, लेकिन आज की मार्केट ऐसी है कि आपको कई सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, उनको ढूंढिए, इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये मैम, जो आपने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग, दरअसल वो तो आसान होता है, लॉस बुकिंग में तो लोगों को थोड़ी सी धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये जो लॉस बुकिंग वाली मामला जो है, चलिए कोई बात नहीं ना, हाँ वो होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब बहुत सारे आईपीओज ने अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, तो अगर एक आध जगह अगर लॉस हो रहा है तो रुकेंगे तो और ज़्यादा नुकसान बढ़ेगा। ये फिलहाल के लिए सलाह निकल के पॉसिबिलिटीज होती है। हाँ बिल्कुल। हर्ष, बताइए अगली लिस्टिंग के बारे में। जी, ईपैक प्रीफैब की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए इशू प्राइस 204 पे था, NSE पर लिस्ट 183 रुपये हुआ है, यानी कि 10% डिस्काउंट पे नीचे की तरफ यहाँ पर। BSE लिस्टिंग की बात करें तो 186 पे हुआ है, -8.77%, यानी कि यहाँ पर भी निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ पर भी 10% के आसपास का मैम डिस्काउंट पे लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसको लेकर रिकवरी हो गई। कुछ कह रही मैम? हाँ बोलिए, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि 10% के आसपास के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, अभी क्या करना चाहिए 204 के आसपास? इसको अगर हो सके तो इसको होल्ड कर लीजिए। आपने इसका जितना इसमें डिप हो सकता है मैक्सिमम 10%, विच इज 184 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको अभी होल्ड किया जा सकता है। एक मौका दीजिए इसको, पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा सा रिबाउंड करे, तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा एग्जिट का। नाउ इट्स डिपेंड कि आपको इसमें फुल एग्जिट चाहिए, मतलब आप अपनी कॉस्ट के पास में निकल जाएंगे, या फिर थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन जैसे आपका 204 के ऊपर ही एक बार जाए, पॉसिबिलिटीज है आज या कल में, जब भी मार्केट 2-3 दिन के सेशन में इट्स पॉसिबल, तो इसके बाद आप इसको ट्रेलिंग कर लीजिएगा 189 पर, एंड देन इसको होल्ड करिए। तो मैक्सिमम लॉस जो इसमें आप किसी भी कंडीशन में देखेंगे 6 to 7% का ही होगा ट्रेलिंग करते करते। 204 का एक बार भाव आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा जो लोग पैसे लगाए वो वेट कर लें, तो यहाँ पर वेट करने की सलाह है। मैम, अगले आईपीओ के लिए हर्ष के पास जाएं। एक सवाल है, वो काफ़ी देर से हमारे दर्शक थे, वो मिस हो गया मुझसे। वो जरा निपॉन इलेक्ट्रिक को लेकर के एक बार देख लीजिए। कह रहे हैं विष्णु मॉर्निंग स्टार प्रभु जी सुन लो, कृपा करो, अलर्ट ब्रेकआउट आ गया है। आपने मेरा सवाल नहीं लिया सर, स्टॉक के बारे में बता दें, बहुत ज़रूरी है। रुकूं कि सेल करूं? मेरे पास 20 शेयर हैं 800 पे। तो ये निपॉन इलेक्ट्रिक करके एक कंपनी है मैम, चूँकि 800 पे इन्होंने लिया है, 1015 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, तो इनको प्रॉफिट हो रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें या यहाँ पर कुछ ट्रेल करना चाहिए? नहीं, प्रॉफिट बुक करने की सलाह अभी नहीं है, अभी तो होल्ड करिए। ये सारा जो पैटर्न बन रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें, और आज ये लगभग 10-12% से ज्यादा ऊपर है, जबकि फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के बाद भी वो चीज सस्टेन्ड है। दैट मींस जो इसकी प्राइस पैटर्न है, जो इसकी वैल्यूएशन है, वो सब चीजें मार्केट को, प्राइस को अच्छी लग रही हैं। प्रोवाइडिंग दिस, अगर हम इसकी एक और चीज को देखें तो इसमें वॉल्यूम भी फेवरेबल है, यानी ऑर्डर फ्लो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक है। तो मेरे नजर में इसको अभी रखिए, ये आपको और थोड़ा सा गेन दिला सकता है। रही बात इसमें ट्रेलिंग, क्यों ये व्यू बन रहा है, देखिए
प्रॉफिटेबल कंपनी है, नंबर 1। पिछले कुछ सालों में इसने 17% का रिटर्न दिया है, लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27%। इन सब पॉजिटिविटी के बाद भी इसका जो सेक्टर की कंपैरेटिवली जो मल्टीपल है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो कम है। तो मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढती है, तो इसमें आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट दैट यू कैन इजीली एक्सपेक्ट इज 1100, और अभी 1022 पर यह भी है। इसके बाद भी आप ट्रेल करिएगा एट 950, बुक करने की तब भी जरूरत नहीं है, इसके बाद भी इसमें और मौका रहेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलते हैं हर्ष के पास। अब उम्मीद करते हैं विष्णु जी अब थोड़ी सी आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। हाँ हर्ष बताइए, अगला आईपीओ जो खुल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा। वी वर्क इंडिया के आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 3 अक्टूबर को खुल रहा है, 7 अक्टूबर को ये बंद होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को होते हुए दिखेगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे 10 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप समझें यहाँ पर, तो 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई यहाँ पर, और बेसिकली को वर्किंग स्पेस जो होता है यहाँ पर उसकी सुविधाएं, उसके सोल्यूशंस देती है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें कंपनी के सेंटर्स की देश भर में, तो करीब 68 सेंटर्स हैं। और यहाँ पे अगर डेस्क की बात की जाए, क्योंकि डेस्क से इसका बिजनेस मॉडल जो होता है वो काफ़ी हद तक पता चलता है, तो करीब 1,14,000 डेस्क हैं करीब 8 सिटीज़ में यहाँ पर। इसके अलावा इसकी जो डिपेंडेंसी है, इससे पहले अगर क्लाइंट्स की बात करें तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसमें। अमेजोन हो गया है, यहाँ पे डिस्कवरी हो गया, जेपी मॉर्गन जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी जो डिपेंडेंसी है वो खास तौर पर लीजिंग लार्ज स्पेस के ऊपर है। और अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसके प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप इसके प्राइस बैंड को एक बार लेके आए हम लोग यहाँ पर, तो देखिए पूरी तरीके से OFS है ये। एक बार स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये देखिए प्राइस बैंड जो है 615 से लेकर 648 के भाव पर है यहाँ पर प्रति शेयर के हिसाब से। एक लॉट में 23 शेयर होंगे। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो 4.62 करोड़ के, यानी कि करीब 3000 करोड़ का है ये आईपीओ, जिसमें पूरे तरीके से ये OFS है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है अब इसके बाद जो है वो करीब 48% के आसपास रह जाएगी। यहाँ पे फाइनेंशियल्स पर फोकस कर लेते हैं, एक और फाइनेंशियल्स दिखा देते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए टोटल इनकम 2023-24-25 में जो रेवेन्यू है 1422 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 1700 करोड़ हुआ, फिर करीब 2024 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। यहाँ पे 17% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर, तो पहले ही कंपनी लॉस मेकिंग थी, 147 करोड़ का लॉस पहले ही 2023 में झेला हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी 136 करोड़ का लॉस तब भी था, और अचानक से एक साल के अंदर जंप जो है 128 करोड़ का पहुंचता हुआ दिखा है। एबिटा में भी लगातार स्लाइटली बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे। और बोरिंग भी देखिए आप कि पहले 2023 में 486 करोड़ थी, वहाँ से एकदम जंप आया और फिर इसके एकदम आधा हो गया यहाँ पे बोरिंग। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक बार देखनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये जो इसमें ग्रे मार्केट की बात की जाए, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल के लिए इसमें शो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तो अब जब खुलेगा तब देख लिया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैम कैसे लग रहे हैं फंडामेंटल्स, और क्या अब आईपीओ में निवेश करने से पहले थोड़ा सा मतलब सतर्क रहना पड़ेगा, जिस तरीके से बाज़ार की सिचुएशन चल रही है और जिस हिसाब से अब हाल फिलहाल में 1-2 लिस्टिंग देखने को मिली है? क्या टिप्पणी रहेगी वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट आईपीओ को लेकर के, खासतौर से जहां पर भी OFS रहता है लोग थोड़ा सा वैसे भी कॉशियस हो जाते हैं, तो अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो सबसे पहले तो इट्स एन इमर्जिंग बिजनेस, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ये OFS है, यू ऑलरेडी हाईलाइटेड दिस। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर पिन पॉइंट करने की जरूरत लग रही है, दैट इज कि प्रमोटर्स बहुत बड़ा स्टेक बेच रहे हैं इस OFS के थ्रू, जिसके चलते इनकी प्रमोटर होल्डिंग जो यहाँ पर है 48% लमसम रह जाएगी, विच इज जैसे एक कहावत चलती है ना, स्वेटिन होना जरूरी होता है। जब आप खुद उसमें लगे हो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज से, तब आप उसमें ज्यादा ईमानदारी से काम कर पाते हैं। दैट्स अबाउट मैनेजमेंट अप्रोच। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 25% स्टेक इस OFS के थ्रू निकल जा रहा है, तो वहां से वो अपनी पोजीशनिंग इक्विटी बेच रहे हैं। दूसरी चीज विच इज काइंड ऑफ रेड फ्लैग फॉर मी इन सच आईपीओस, जहां पर आपकी प्राइसिंग एक अच्छी खासी प्राइसिंग पर मल्टीपल पर आप उसको ला रहे हो। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इनके जो बोरोइंग्स है बहुत ही बैलेंस शीट, मुझे एक सिंपल भाषा में जब हम बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो ये दिखाई जा रही बैलेंस शीट लग रही है, रियल बैलेंस शीट नहीं लग रही है। I don't want to make any controversial statement, but आप समझिए कि जब 2023 से अचानक से आप इतना जंप आपके एसेट्स में आ रहा है ना, आपके प्रॉफिट अचानक से आपके कहीं से अवतार होकर के आपके प्रॉफिट आ जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर अप्लाइंग। ओके, सो इन दैट वे मेरी नजर में इस आईपीओ को फिलहाल आप अवॉइड करो।
सेकेंडरी मार्केट में लेट इट परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन और जिस तरह से इसमें स्टेक्स घटा रहे हैं अपने प्रोमोटर, अपनी इक्विटी को बेच रहे हैं, इस नजरिए में इन सबको अगर हम कंपाइल करें तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए इसको रहने दीजिए सेकेंडरी मार्केट में, लेट इट परफॉर्म। जब इसमें मोमेंटम बनेगा तो कभी ना कभी ये स्टॉक रडार पर आ ही जाएगा, उस समय हम इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। और ये इन्वेस्टिंग कैटेगरी का स्टॉक है, लिस्टिंग में अगर आप जाएंगे तो शायद लिस्टिंग में आप फंस सकते हैं। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह है मैम? अभी अवॉइड कर दीजिए, सेकेंडरी मार्केट में इसको परफॉर्म करने दीजिए। देखिए जो जिसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए मार्केट उसको उतना देता ही है। टाइम जरूर लगता है, बट जो डिजर्विंग होता है कैंडिडेट उसको रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ पे कैंडिडेट कंपनीज हैं। तो भैया जो अगर डिजर्विंग होगा तो देखा जाएगा, अभी के लिए छोड़ दीजिए, आईपीओ में मत लगाइए इस वाले आईपीओ में। हालांकि बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, अब तो काफ़ी अपडेट्स आ रही है, एलजी आ रहा है, तो आने वाले दिनों में हम लोग काफ़ी बातचीत करने वाले हैं। टाटा कैपिटल, एलजी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। हालांकि हुंडई जैसा हश्र ना हो, यही उम्मीद करते हैं एलजी का। तो मैम थैंक यू, आप मतलब सर एक आईपीओ और है। अच्छा, और सॉरी वो मेरे दिमाग से निकल गया। जी बताइए। जी टाटा कैपिटल की ही बात कर लेते हैं। अभी आप टाटा कैपिटल का जिक्र कर रहे थे, तो टाटा कैपिटल की बात कर लेते हैं। और आप ये समझिए कि टाटा सन्स की ये सब्सिडरी है और देश की तीसरी डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है यहाँ पर। और अगर आप इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो अनसिक्योर्ड से लेके कॉर्पोरेट लोन, एसएमई लोन, तमाम तरह की सर्विसेज देती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी डाइवर्सिफाई इनका पोर्टफोलियो भी है, जिसमें इंश्योरेंस हो गया, ये वेल्थ मैनेजमेंट हो गई, तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पर डेट टू जो इक्विटी है वो काफ़ी 6.6x के पास है आसपास, जो काफ़ी ज़्यादा एक हाईएस्ट साइड दिखाता है इसका। इसके अलावा अगर आप कंपनी के इंडस्ट्री का एवरेज पी देखें तो वो 25x के पास है, और कंपनी जो टाटा कैपिटल का है जो वो करीब 33 के आसपास है। और डेट्स की बात करें यहाँ पर तो देखिए 6 अक्टूबर को खुलने जा रहा है, 8 अक्टूबर को ये क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 9 अक्टूबर को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट जो है 13 अक्टूबर की आएगी। इसके प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें तो इशू प्राइस 310 से लेकर 326 रुपये है। एक लॉट में 46 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो आईपीओ का पूरा साइज है 15,512 करोड़ है। फ्रेश इशू की बात करें यहाँ पर तो 6,846 करोड़ है, जबकि ओएफएस का हिस्सा जो है वो बड़ा है 8,667 करोड़ के आसपास का, यानी कि ओएफएस की हिस्सेदारी यहाँ पर ज़्यादा है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 2023, 24, 25 में 13,000 करोड़ के आसपास, 13,500 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 18,000 करोड़, 190 करोड़ को पार निकलता हुआ दिखा। टोटल इनकम फिर आप 25 में देखिए 28,370 करोड़ हुई, एक जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 2024 और 25 के बीच में बहुत स्लाइटली सा जो है वो बढ़ोतरी हुई है। एबिटा की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, एबिटा 10,700 करोड़ था, उसके बाद 14,200 करोड़ हुआ, फिर 20,000 करोड़ का एक अच्छा जंप यहाँ पर भी है। और बोरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसमें, जो हम लोग डेट टू इक्विटी भी कहते हैं वो आगे हम लोग देखें। इसके अलावा अगर आप जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 26 रुपये चल रहा है, यानी कि 8% के आसपास 352 रुपये के भाव पर लिस्ट हो सकता है। हाँ चलिए, तो अभी तो शुरुआत है, एक बार खुल जाए फिर और ज़्यादा डिटेल में इन सब हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैम बड़ा ग्रुप, बड़ा नाम, टिप्पणी आपकी क्या होगी टाटा कैपिटल पर? देखिए मैं टाटा कैपिटल स्पेसिफिक होने से पहले मैं आईपीओ साइज के ऊपर एक बात करना चाहती हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन तब मिलता है जब डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो डिमांड का ज्यादा हो जाए। अक्सर ये नोटिस किया गया है कि जो बिग साइज आईपीओ होते हैं, एक सेकेंड, तो बिग साइज होता है जैसे कि हुंडई हुआ या और भी कोई, अगर आप बिग आईपीओस देंगे तो जनरली उतने बड़े आईपीओस में ओवर सब्सक्रिप्शन मुश्किल होती है, और जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रीमियम लिस्टिंग नहीं जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरा व्यू ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगी, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं एंड यू आर कंफर्टेबल अप टू 10% माइनस एंड 10% पॉजिटिव लिस्टिंग, अगर आप इस रेंज में लिस्टिंग से कंफर्टेबल हैं तो ही आप इसके अप्लाई करें। रही बात इज इट अ इन्वेस्टेबल स्टॉक आफ्टर पोस्ट लिस्टिंग, यस, क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छा है, ज्यादा प्लेयर्स, कुछ चीजें हैं जो कि इसमें डिस्काउंट लिस्टिंग की तरफ इंडिकेशन दे सकती है। कुछ चीजें इसका जो ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू विल हेल्प कि इसमें और हमें रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होते हुए दिखे। बट हमें यहाँ पर मेजर फोकस करना है कि इसका क्यूआईबी कितना आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्शन वहां पर अगर हम देखेंगे तो क्यूआईबी के लिए अलॉटेड है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका क्यूआईबी एंड एचएनआई इन दोनों को मिलाकर के इट्स अप्रोक्सीमेटली 65%। लास्ट डे ऑफ लिस्टिंग आप अप्लाई करिए इसको अभी की डेट में, बट लास्ट डे ऑफ लिस्टिंग में अगर यहाँ पर हमें
ओवर लिस्टिंग या फिर 2 गुना तक का लिस्टिंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि शायद आपको यहाँ पर एट पार या फिर थोड़ा सा डिस्काउंट म्यूटेड लिस्टिंग दिखेगी। ठीक है, ये तो हो गई क्लैरिटी। नाउ इसके जो फीड्स हैं, देखिए जैसे L&T फाइनेंस हुआ, आदित्य बिरला कैपिटल है और दूसरे M&M फाइनेंशियल है। प्राइस टू बुक रेशियो भी एक चीज होती है जो कि हमें देखना होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि जिस प्राइस पर वो आज चाहे वो आईपीओ या करंट मार्केट प्राइस हो, चाहे वो आईपीओ मार्केट प्राइस हो, किस प्राइस पॉइंट पर वो चीज हमारे सामने आई है। तो वो अगर इस स्टॉक में कम से कम अभी यहाँ पर लगभग 4 के आसपास का है, 4 से ज्यादा का ही है। इसका मतलब है कि अपने फीड से महंगा है। अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ, जैसे कि आपका आपके एबी कैपिटल हुआ, आपका M&M हुआ, इनसे महंगा है। 1 सेकेंडली, ये अपने सेक्टर से महंगे मल्टीपल पर भी आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें, ये फाइनेंशियल, ये प्राइस टू बुक रेशियो, कैपिटल साइज, इनका एक्सपेक्टेड जो प्राइस रेंज इन्होंने डिसाइड किया है, इन सब की वजह से तो डिस्काउंट लिस्टिंग की तरफ थोड़ा नजर जाती है, यानी म्यूटेड लिस्टिंग हो सकती है। बट ब्रांड बेनिफिट जो है, ब्रांड बेनिफिट इसको सेकेंडरी मार्केट में आउट परफॉर्म करवा सकता है। सो इन्वेस्टर डेफिनेटली अप्लाई करें। जो आईपीओ के लिए प्रीमियम लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने जाने की प्लान कर रहे हैं, वो HNI और QIB डेटा को लास्ट डे पर जरूर देखें। इफ इट इज नॉट सब्सक्राइब मोर देन 2x, यानी 2 गुने से ज्यादा अगर वो ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो फिर अपनी एप्लीकेशन को, अगर आपका सिर्फ लिस्टिंग का ही व्यू था, तो अवॉइड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा किया आपने, और आगे भी आपसे इस पर बातचीत करते रहेंगे। अभी जब से खुलेगा आईपीओ, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।